हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ आर आई जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो एक्चुअली इस टॉपिक के लिए मैं अलग से वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, कितने तरीके के प्रेशर होते हैं, किस प्रेशर के कारण इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है, वो सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ओके, सो देखो इंस्पिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन जस्ट टेकिंग इन ऑफ ब्रीदिंग इन एंड एक्सपिरेशन इज ब्रीदिंग आउट। ओके, और थोड़ा अच्छे से देखें तो इंस्पिरेशन इज टेकिंग इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सपिरेशन इज बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। देन तो द मूवमेंट ऑफ एयर जो लंग्स में है इन और आउट, वो किसके कारण होता है, तो दैट इज़ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो आपको जो प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण एयर मूवमेंट होता है। तो अब देखते हैं कितने तरीके के प्रेशर होते हैं लंग्स में जिसके कारण एयर मूवमेंट होता है। तो जो आपका टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml होता है। उसको मेंटेन करने के लिए 3 प्रेशर की ज़रूरत है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट प्रेशर। एनसीईआरटी में सिर्फ एक के बारे में दिया है, लेकिन आपको तीनों के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता कैसे है। पहला है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आईपीपी, देन एल्वियुलर प्रेशर, देन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ओके, तो पहले देख लेते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है क्या। ओके, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब देखो ये चीज़ जब भी आप रेस्ट में हो तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एट रेस्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ओके, हमेशा नेगेटिव होगी। तो अब देखते हैं व्हाई दिस प्रेशर इज़ नेगेटिव। ओके, तो क्या है, ये मान लो चेस्ट वॉल है, ये जो है ये चीज़ आपका चेस्ट वॉल है। ठीक है, चेस्ट वॉल, ये यहाँ पे मान लेते हैं लंग्स है। ओके, लंग्स। तो क्या है, नॉर्मल टेंडेंसी हमारा लंग्स का क्या होता है, टू स्क्वीज़, मतलब टू रिटर्न टू, मतलब टू मूव इनवर्ड या फिर टू कोलैप्स। ठीक है, वो होता है नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ लंग्स। और चेस्ट वॉल की क्या नॉर्मल टेंडेंसी होती है, टू मूव आउटवर्ड। नॉर्मल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आप नॉर्मल होते हो तब, तो ये इधर ये इधर, तो 2 अपोजिंग फोर्सेस जनरेट हो गया। ओके, तो ड्यू टू दिस यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, वैक्यूम, ड्यू टू दिस, अब आप जानते हो इसके कारण हमेशा नेगेटिव प्रेशर होता है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर बिल्टअप होता है और यही नेगेटिव प्रेशर हमारा आईपीपी है। और ये जगह क्या है, प्लूरा। ठीक है, तो ये प्लूरा इज़ अटैच टू बोथ चेस्ट वॉल एंड टू आवर लंग्स। तो लंग्स की जो नॉर्मल टेंडेंसी इट इज़ टू मूव इनवर्ड एंड चेस्ट वॉल इज़ टू मूव आउटवर्ड। सो ड्यू टू दैट वैक्यूम इज़ क्रिएटेड एंड दैट वैक्यूम काउंट्स फॉर दिस नेगेटिव आईपीपी। ओके, तो नॉर्मली आईपीपी की वैल्यू कितनी होती है, -2.5। ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, mm/Hg। ओके, अब क्या होगा, अब देखो, अब व्हेन यू इंस्पायर ना, तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब देखो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अकॉर्डिंग टू दैट इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपेंस, प्रेशर डिक्रीज। तो ये जो प्रेशर है वो और कम होगा एंड दैट विल बी -6 mm। ठीक है, तो आईपीपी व्हेन यू इंस्पायर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आईपीपी डिक्रीज। ठीक है, ये है पहला प्रेशर अपना हमने पढ़ा। एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, अपना वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो यही है आईपीपी। इसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला प्रेशर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर है हमारा एल्वियोलर प्रेशर। ठीक है, तो एल्वियोलर प्रेशर क्या है, जो एल्वियोलाई में रेस्टिंग प्रेशर है ना, जो प्रेशर आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो उस समय जो एल्वियोलाई में प्रेशर है, ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, तो उसके कारण जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर प्रेशर। ओके, तो व्हेन रेस्टिंग एल्वियोलर प्रेशर तब क्या होगा, मतलब जैसे आप रेस्ट पे हो, जैसे यहाँ पे हमने रेस्टिंग कंडीशन में आईपीपी निकाला, तो रेस्टिंग एल्वियोलर प्रेशर, ठीक है, रेस्टिंग एपी, सेकेंड प्रेशर जो है हमारा रेस्टिंग में क्या होगा। अब देखो क्योंकि वहाँ पे अभी एयर नहीं है, ठीक है, व्हेन नो एयर्स एंटर्स और लीव्स, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ उस समय क्या होगा, अपना कोई एयर का मूवमेंट नहीं है, इसीलिए एपी क्या होगी, अपनी ज़ीरो होगी। बट आईपीपी के कारण जब आप इंस्पायर करते हो तो क्या होता है,
आईपीपी क्या है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो जब नेगेटिव होता है उसके कारण इंस्पिरेशन हुआ। अब उसके कारण जब इंस्पिरेशन हुआ तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है, अपना एल्वियोलाई में प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। एल्वियोलाई में जब प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके एल्वियोलाई में प्रेशर नहीं, एल्वियोलाई में एयर आ रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रही है एल्वियोलाई की, ठीक है, वो स्वेल हो रहा है, ठीक है। तो वो जो एल्वियोलाई में प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या होगा अपना, तो क्या होगा एल्वियोलाई में हमारा प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो एल्वियोलाई में एपी कम होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन जब इंस्पायर कर लिया आपने तो क्या होगा, फिर वही वॉल्यूम चेंजेस ख़त्म हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या, प्रेशर भी कोई चेंज नहीं, तो प्रेशर क्या हो जाएगी उस समय, एपी। एंड ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो जाएगी, एपी ज़ीरो हो जाएगी। तो वैसे ही ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होगा, एक्सपायरेशन में वॉल्यूम अपना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो जो क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलर प्रेशर है इसके कारण एयर जो है आपके एल्वियोलर कैपिलरीज जो है उसमें एक्सचेंज होती है ड्यू टू दिस एल्वियोलर प्रेशर्स, ओके। तो ये था इंपॉर्टेंट सेकेंड प्रेशर का, जो कि एल्वियोलर प्रेशर। अब थर्ड प्रेशर पे चलते हैं। थर्ड प्रेशर है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। देखो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कोई दूसरा प्रेशर नहीं है, वो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज द रिलेशन ऑफ दिस एल्वियोलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर, ओके। प्रेशर तो देखो इसका रिलेशन जो है उसको याद कैसे रखना है, आप याद रखो टैप, ठीक है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू एल्वियोलर प्रेशर माइनस आईपीपी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ओके। बस आपको इतना याद रखना है। तो ये जो होता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ये डिस्टेंडिंग प्रेशर होता है। डिस्टेंडिंग प्रेशर मतलब कितना एयर रह गया मतलब आपके एल्वियोला में, ओके। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसल्स इन्वॉल्व्ड इन एल्वियोलर प्रेशर। देखो बहुत सारे बुक में, ठीक है, बहुत सारे बुक में जाओगे तो देखोगे हर एक मसल का एक अलग रोल बताएगा, कौन ऊपर उठाएगा कौन नीचे उठाएगा, बहुत सारे थ्योरीज में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। एंटीरियर पल्मोनरी, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब एक्सिस में क्या हो रहा है, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर एक्सिस में क्या क्या हो रहा है, वो सब नहीं जानना है आपको बस जानना है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। डायरेक्ट बस इतना हेडिंग डाल दो, इस तरह से 2 हेडिंग डाल दो, ठीक है। एक है ये क्या, इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में मसल, इंस्पिरेशन पहले एक चीज़ याद रखो, इंस्पिरेशन इज़ ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन अपना एक्टिव है, एक्सपिरेशन अपना पैसिव है। एक्सपिरेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंस्पिरेशन, ओके। तो उस हिसाब से तो अब इसमें इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी है डायफ्राम, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो हैं वो एसेसरी मसल्स हैं, एसेसरी मसल्स, ठीक है। वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है, देखो जब आप सांस लेते हो जोर शोर से, ठीक है, तो देखोगे आपका गला थोड़ा ऊपर नीचे होता है। चेस्ट तो होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन गला भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो गले के मसल्स होंगे अपने एक्सेसरी मसल्स, ओके। तो गले में क्या है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है। दूसरे स्केलिनी ग्रुप्स ऑफ मसल्स, स्केलिन, ठीक है। ये तो नेक की मसल्स हैं। आप खुद देखो, आप सांस लेके देखो, डीप इंस्पिरेशन, आपका गला मूव कर रहा है कि नहीं, नेक मसल्स, और ठीक है। और तीसरा चीज़ चेस्ट तो मूव करता ही है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ओके। तो ये 3 चीज़ का काम है, एक्सेसरी मसल्स है इन इंस्पिरेशन, ठीक है। ये तीनों चीज़ याद रखो। और एक्सपीरेशन में देखो पैसिव प्रोसेस है तो कोई मसल की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, बट व्हेन यू गो फॉर एक्सरसाइज, आपने जब देखा होगा आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो क्या होता है, तब मसल्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मली क्या, इन चीज़ों के रिलैक्सेशन से ये चीज़ें एक्सपीरेशन हो जाएगा, बट फॉर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होगा जिस समय, तो उस समय क्या आप देखोगे, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो तब आप हाँफने लगते हो, तो उस समय क्या होता है, आपके पेट के मसल्स, दैट मसल्स इन फ्रंट ऑफ योर स्टमक, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल साइंटिफिक टर्म में यूज़ करें, तो
वो मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस समय उसका यूज़ आता है। आप देखना पेट के मसल ज़्यादा हिलने लगेंगे उस समय। उसके बाद आता है इंटरकोस्टल। चेस्ट तो हर इंपॉर्टेंट काम चेस्ट का ही है, तो चेस्ट के मसल्स हो जाएंगे। तो 3 मसल्स यहाँ पे भी होते हैं। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है चेस्ट के लिए, ये चीज़ चेस्ट के लिए है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एंड चेस्ट फॉर एक्सपिरेशन इज़ हमारा क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इधर एक लाइन दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने कहा था एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के 2 मसल, जैसे यहाँ पे नेक के 2 मसल, यहाँ पे एब्डोमेन के 2 मसल। एब्डोमेन क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस। अब ये कहाँ है, कि कितना है, कितने अटैचमेंट है, वो सब आपको MBBS में पता चलेगा, अभी नहीं पता जानना है, ठीक है। ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। ये दोनों मसल्स कहाँ पे हैं, आपके स्टमक में। अब ज़्यादा मैकेनिज्म जानना है तो मैं बता रहा हूँ, वो सब MBBS में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कि कौन सा मसल जितना कितना इन्वॉल्व होता है। अभी जो जानना है आपको वो बस इतना ही है। ये देखो, ये डायग्राम आपको बस जानना है, ठीक है। ये जो रिब्स हैं उसका मूवमेंट एक्सटर्नल हो रहा है, ठीक है। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, डायफ्राम नीचे आता है, ठीक है, ऊपर नहीं चला जाता है ताकि एरिया बढ़े। तो एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम बढ़े, ओके। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव प्रेशर होगा जिसके कारण लंग्स में एयर एंटर कर पाएगा, ओके। उसके बाद है सेकेंड फिगर, देख लेते हैं। ये देखो, ठीक उसका अपोजिट, ये पैसिव प्रोसेस है, इसीलिए मसल्स के सिर्फ रिलैक्सेशन दिखा दे रहा है, ओके। तो अब लास्ट चीज़ है जो हमको देखना है, वो है कॉम्प्लियंस, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका इम्पोर्टेंस एक डिजीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, ओके। तो आपका एल्वियोलाई स्मॉल है, जिस समय आप, ये एल्वियोलाई है, ठीक है, एयर अंदर लेते हो, इंस्पायर करते हो, तो क्या होगा, एल्वियोलाई का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एयर के कारण दिस एल्वियोलाई इज कॉल्ड, एल्वियोलाई इज डिस्टेंडेड, एल्वियोलाई इज डिस्टेंडेड, ओके। तो ये जो डिस्टेंडेड एल्वियोलाई है, दैट क्रिएट्स, उसके कारण जो एक्शन होता है ना एल्वियोलाई के डिस्टेंशन के कारण, उसे हम कॉम्प्लियंस कहते हैं, कॉम्प्लियंस, ठीक है। तो इस चीज़ को कॉम्प्लियंस कहते हैं। अब ये कॉम्प्लियंस इज अपोज बाई 2 थिंग्स, ओके। अपोज, इसका अपोजिशन 2 थिंग्स के कारण होता है, मतलब आपका डिस्टेंशन जो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लियंस, बट इसको जो अपोज कर रहा है उसको कौन अपोज करेगा। मैंने बताया था कि कॉम्प्लियंस को कौन कम कर सकता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में इसके पहले मैंने बता दिया पूरे अच्छे तरीके से, कैसे कम होता है, क्या होता है, सब डिजीज़ेस क्या होती हैं, सब बता दिया मैंने उसमें, सरफेस टेंशन। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है फिजिक्स में, ठीक है। जब एक चीज़ एक्सपैंड हो जाता है, वो अपने मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आने की जो कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, ओके। अब जो डिजीज़ जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं चाहते थे, वो है एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा NCERT के हिसाब से 2 लाइन आपको याद करना चाहिए, दैट इज़ डिक्रीज्ड, तो वो होता है डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस, ओके, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। और दूसरा चीज़ है डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल, ठीक है। ये 2 चीज़ें NCERT में हैं, और डैमेज्ड एल्वियोलर, और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं 2 वर्ड से एम्फाइसीमा के बारे में आता है। बट कुछ क्वेश्चंस जो देखोगे आप करोगे सॉल्व, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो उसमें दिया रहता है कि कॉम्प्लियंस का रिलेशनशिप, ठीक है। तो कॉम्प्लियंस क्या है, अब तो ये जो कॉम्प्लियंस है, याद रखो, इंक्रीज्ड कॉम्प्लियंस, ठीक है। अब कॉम्प्लियंस, अब ये सब देखो, वॉल डैमेज हो गया आपका, एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगा। इलास्टिसिटी कम हो गया तो आपका कॉम्प्लियंस बढ़ गया, समझ रहे हो। तो एक और चीज़ हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, दैट इज़ इंक्रीज्ड कॉम्प्लियंस। एम्फाइसीमा में कॉम्प्लियंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज्ड कॉम्प्लियंस क्यों हुआ, रेस्पिरेटरी वॉल डैमेज हो गया, तो तो इलास्टिसिटी क्या हुआ, कम हो गया,
तो इलास्टिसिटी कम हो गया तो कॉम्प्लेंस बढ़ गया, तो ये चीज़ है। तो इसमें हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएगा आपका क्या, एल्वियोलाई, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड एक चीज़ छोड़ दो, तो क्वेश्चन ये चारों टर्म से भी आते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड। तो अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो कैसे आप जानते हो, मतलब चीज़ को जाने हुए चीज़ को छोड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन और इंक्रीज्ड कॉम्प्लेंस, ये दो चीज़ें। उसके बाद एक होता है पल्मोनरी फिब्रोसिस। और पल्मोनरी फिब्रोसिस में क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज्ड हो जाता है, कॉम्प्लेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी फिब्रोसिस, डिक्रीज्ड कॉम्प्लेंस, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में। और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर में, दैट इज़ दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो है वॉल्यूम्स और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सो उसे हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और मैं बार बार कहूँगा, अभी कम टाइम बचा है, लेकिन फिर भी मेहनत करोगे तो यू कैन अचीव योर गोल। सो कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन।